हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस का। तो आज हम टाइटल करने वाले हैं साइंस के टॉप 30 क्वेश्चनों का, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, डेली क्लास आपके लिए लेकर आ रहा है टॉप 100 क्वेश्चनों का लाइव सीरीज, जो कि 17 जनवरी को दोपहर 1 बजे से होगा। तो आपने अभी तक कितना पढ़ा है, उस बेसिस पे आपको ये बताना है कि आप इस लाइव टेस्ट में कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉप 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट जो है वो 17 जनवरी को दोपहर 1 बजे लाइव होगा। तो इसे अटेंड करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस लाइव टेस्ट से जुड़ें। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपना टॉप 30 साइंस के क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है। हमारा ऑप्शन है 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच और 14 से कम। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पीएच का मान जो है वो मैक्सिमम कितना होता है, 14 तक होता है। तो पीएच का मैक्सिमम मान जो है वो कितना होता है, 14, और मिनिमम कितना होता है, 0। 0 से 14 के बीच पीएच का वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, 7 से कम। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। नेक्स्ट है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। जब हम क्षार को जल में घोलते हैं तो क्या मुक्त होता है। OH माइनस आयन या H प्लस आयन, दोनों आयन या कोई आयन नहीं। तो क्षारक को जब जल में घोलते हैं तो क्या मुक्त होता है, OH माइनस आयन। तो यहाँ पे OH माइनस आयन जो है, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो क्या होता है, मुक्त होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होता है। नेक्स्ट है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही जो है उसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। हमारा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सेट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या अन्य। तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होंगे। यानी 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होंगे। तो 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 ग्राम ऑक्सीजन होंगे। तो 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होंगे, 6.023 गुने 10 के पावर 22। तो 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होंगे, 6.023 गुने 10 के पावर 22 ग्राम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है। तो द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है, जूल जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस ये क्या है, द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा, तो ऊष्मा यानी हीट, तो हीट को डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बर्फ के गलनांक पर नमक डालने से क्या होता है। बर्फ के गलनांक पर नमक डालने से क्या प्रभाव पड़ता है। बर्फ का गलनांक अचल रहता है, या गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बर्फ के गलनांक पर अगर नमक डाला जाए तो बर्फ का क्या होगा, बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। तो बर्फ का गलनांक नमक डालने से घट जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। तो बर्फ के गलनांक पर नमक डालने से क्या होता है, गलनांक जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट है, -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू व्हाट फ़ारेनहाइट। यानी -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 40,
-40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 फ़ारेनहाइट या -80 फ़ारेनहाइट। तो -40 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? -40। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि -40 कैसे आ गया? -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो -40 कैसे आएगा? कहीं ये -40 तो -40 यहाँ नहीं आ गया? नहीं, इसका फ़ॉर्मूला होता है, यानी फ़ारेनहाइट को निकालने का फ़ॉर्मूला होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यानी फ़ारेनहाइट को यानी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला होता है 9/5, और जितना डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उतना में क्या करना है? 32 जोड़ना है। तो 9/5 इंटू हमारा सेल्सियस कितना था? -40। तो -40 प्लस 32, तो 9/5 इंटू -40, तो 5 को डिवाइड करेंगे 40 से तो -8, तो -8 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72, अब माइनस है तो -72, और ये प्लस वाला 32, तो प्लस का 32 यहाँ पे ऐड हुआ है, तो -72 में प्लस 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो हमारा फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा? 40। यानी -40 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फ़ारेनहाइट का तापमान कितना होगा? 40। यानी -40 यहाँ पे हो जाएगा -40, क्योंकि यहाँ पे -72 प्लस 32, तो माइनस वाला पार्ट जो है वो क्या है? हाईएस्ट है, और यहाँ पे लोएस्ट है। तो हाईएस्ट में से लोएस्ट करेंगे तो हाईएस्ट का ही पार्ट बचेगा, तो -40 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, -40। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बनाया था? हमारा जो आवर्त सारणी है उसको किस वैज्ञानिक ने बनाया था? हमारा ऑप्शन है यहाँ पे डॉल्टन, रदरफोर्ड, बिलियर्ड और मेंडलीफ। तो आवर्त सारणी को किसने बनाया था? मेंडलीफ ने। तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को बनाया था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, आवर्त सारणी को मेंडलीफ ने बनाया था। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है? तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे 12, 14, 16 और 8। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो 8 है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होगी? 8। जैसे कि फर्स्ट में होता है हाइड्रोजन, सेकंड में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होगा? 8। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें धन विद्युत प्रभार होता है? तो किसमें धन विद्युत प्रभार होता है? अल्फा कण में। तो अल्फा कण में जो है वो पॉजिटिव करंट जो है वो प्रभार होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में किसमें धन विद्युत प्रभार होता है? तो अल्फा कण में। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? तो एल्यूमिनियम की संयोजकता है 3। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अणु में आयनिक बंध नहीं होता है? यानी निम्नलिखित में से किस अणु में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है? तो किस अणु में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है KCl, H2O, NH3 और Cl2। तो किस अणु में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है? केशियम में। तो KCl जो है वो किसका फॉर्मूला है? पोटेशियम क्लोराइड का, यानी KCl का नाम हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड का कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक मोल कितने अणु के बराबर होता है? एक मोल जो है वो कितने अणु के बराबर होता है? हमारा ऑप्शन है 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻22, 1.6 इंटू 10⁻19 या 1.06 इंटू 10⁻18। तो एक मोल जो है वो कितने अणु के बराबर होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, यानी 6.023 गुने 10⁻23। एक मोल कितने अणु के बराबर होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है? यानी छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 32। छठे आवर्त में कुल 32 एलिमेंट को रखा गया है। छठे आवर्त सारणी में कितने तत्वों को रखा गया है? कुल 32 तत्वों को। तो सही आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है? हमारा ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन। तो कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है? तो हीलियम। हीलियम जो है वो एक क्या है? एक निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय एलिमेंट है। तो कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है? हीलियम। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी? तो गामा किरण की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने गामा किरण की खोज की थी। नेक्स्ट है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या है? तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या है? तो जैसे कि यहाँ पे पानी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन जो है वो कितने भाग है? 2 भाग, और ऑक्सीजन है 1 भाग। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना है? 1:8। तो अब यहाँ पे 1/8 कैसे आया? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 रेशियो, और ऑक्सीजन का 8, तो 1:8। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है 1:8। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अंतः परजीवी जीव कौन सा होता है? अंतः परजीवी जीव जो है वो कौन सा होता है? पट्टीकृमि। पट्टीकृमि एक ऐसा जीव है जो कि अंतः परजीवी जीव होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मनुष्य के कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के कोश में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। तो मनुष्य के कोश में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। प्रकाश संश्लेषण में किसका जरूरत नहीं होता है? यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में किसका जरूरत नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में किसका जरूरत नहीं होता है? ऑक्सीजन का। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है, CO2 की जरूरत पड़ती है और हरित कण की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण में किसका जरूरत नहीं होता है? तो O2 का। नेक्स्ट है, दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति कौन सी है? दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति कौन सी है? ऑर्किड। ऑर्किड जो है वो दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑर्किड। नेक्स्ट है, प्याज के कोश में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो प्याज के कोश में जो है वो कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 16। तो 16 गुणसूत्र जो है वो प्याज के कोश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर एवोगैड्रो का नियम लागू होता है? तो किस पदार्थ पर एवोगैड्रो का नियम लागू होता है? तो गैस पे। गैस पे जो है वो एवोगैड्रो का नियम लागू होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक जो है वो क्या है? एक प्रकार का पौधा है या दवाई है, सिरप है, या इनमें से कोई नहीं? तो एंटीबायोटिक जो है वो क्या है? एक प्रकार का दवा है। एंटीबायोटिक क्या होता है? दवाएं होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, आलू क्या है? आलू, आलू जो है वो क्या है? एक तना है, फल है, जड़ है, या बीज है? तो आलू क्या है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, तना। आलू क्या है? एक तना है। तो हमारा सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है, यानी हु आर द फादर्स ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी मीन्स होता है अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, मेंडल। तो मेंडल का पूरा नाम क्या है? सर ग्रेगर मेंडल। सर ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकता की खोज की थी। तो अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? सर ग्रेगर मेंडल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पौधा है। तो इनमें से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो अमरबेल, ड्रोसेरा, गुलाब और नागफनी। तो इनमें से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
और हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें।